भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, मार्ग शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 231 और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं और इससे पूर्व भी आप कई टॉपिक ले चुके हैं और विभिन्न टॉपिक पे आपका रहा है वक्तव्य। आज आपका जो टॉपिक है वो है पंचतंत्र और पंचतंत्र की कहानियां और हम आदरणीय आर.एन. पांडे साहब से निवेदन करते हैं जो एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स रिटायर्ड हैं, वो दो शब्द आदरणीय विनय कक्कड़ जी के विषय में कहें। आदरणीय पांडे जी। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। आपके प्रयास से जो यह सत्संग की गंगा चल रही है उसके लाभ उठाने वालों में मैं उन सौभाग्यशाली में हूं जिसके कारण जिसने अनेक संत, मनीषी, सत्पुरुष, ज्ञानी लोगों से परिचय मेरा हुआ और उन्हीं में से एक हैं श्री विनय कक्कड़ एडवोकेट। मैंने इनके वक्तव्य अपनी रुचि होने से भी और नई चीज को जानने के उत्कंठा से भी ऐतरेय उपनिषद, अष्टावक्र गीता, श्री गुरु गोविंद सिंह इत्यादि के विषय में सुने। श्री कक्कड़ साहब एडवोकेट तो हैं ही, इसीलिए भी और वैसे भी ग्रंथों में इनका अवगाहन होने से विषय तो अच्छा उठाते ही हैं, लेकिन इनकी शैली बहुत प्रभावशाली है। शैली इतनी प्रभावशाली है कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को सामने रखते हैं और एक धारा सी बनाते हैं, एक उसका एक प्रवाह बनाते हैं, एक भारीपन बनाते हैं उसमें, जिसमें सब श्रोताओं को आनंद आता है। तो मैं बहुत प्रभावित हूं श्री विनय कक्कड़ साहब की शैली से भी और योग्यता से। जहां तक आज के विषय का प्रश्न है, पंचतंत्र का मेरा बड़ा प्रिय ग्रंथ है। मैंने गुरुकुल में रहते हुए इसको कुछ पढ़ा भी है। उसमें याद आ जाता है सर्व में अथाद्यन श्रूयते अस्ति दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्य नाम नगरम, ये प्रारंभ होता है यहां से उस ग्रंथ का। पंचतंत्र हैं, 5 तंत्र हैं, बताएंगे हमारे श्री विनय कक्कड़ जी। जिस तरह के विषय को रखना चाहें, तो बड़ा विशाल विषय है। किस पक्ष को सामने रखते हैं, उसके प्रचार प्रसार को रखते हैं, समय को रखते हैं, कथनाओं को रखते हैं। तो 5 इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलुकीयम, अवध लब्ध प्रणाशम और परीक्षित कार्यक्रम करके हैं। इनके प्रणेता श्री विष्णु शर्मा जी हैं। अपने आप ही बताएंगे, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। श्री विनय कक्कड़ जी को मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्री विनय कक्कड़ जी। धन्यवाद पांडे जी। आइए अपनी कमर सीधी करते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लाल्यति च पितृवत मार्गदर्शिका
नमो अस्तु गुरु सत्ताहे श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुदेवाहे नमः। ओम श्री गुरुदेवाहे नमः। ओम श्री गुरुदेवाहे नमः। सम्मानित बंधुओं, आज हम अपनी स्वाध्याय चर्चा के अंतर्गत पुनः एकत्रित हुए हैं और स्वाध्याय चर्चा करने के लिए, उसका श्रवण और चिंतन करने के लिए हम सब यहाँ पर हैं, कुछ देर के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए। इस 1 घंटे में जितना कुछ बन सकता है उतना कहने का, उतना जोड़ने का, प्रसंग को रखने का प्रयास किया जाता है। आज का विषय बड़ा हल्का फुल्का विषय है, कहने को तो पंचतंत्र और पंचतंत्र की कहानियां, लेकिन बड़ा गूढ़ विषय है ये। केवल अगर हम यूं देखें कि पंचतंत्र और पंचतंत्र की कहानियां, लगता हाँ हल्का है, तो हल्का फुल्का ही, विषय को हल्का फुल्का अंदाज में ही रखना चाहिए। और वही उसकी विषय की खूबी होती है। जब उसको हम बहुत ज्यादा गहन कर देंगे तो गहनता में फिर गहनता ही आती रहती है, लेकिन बीच बीच में हल्का फुल्का अंदाज रहना चाहिए विषय का। लेकिन ये विषय अंतर जगत में बहुत गूढ़ है। जैसा भाई साहब पांडे जी ने अभी बताया, पंचतंत्र की कहानियां सबने सुनी होगी। थोड़ी देर के लिए हम अपने बचपन में लौट चलते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा हम में से या और अन्य जितने भी लोग हैं हमारे एज ग्रुप के, आज की युवा पीढ़ी को थोड़ा सा अलग रखें तो, जिसने ये कहानियां नहीं सुनी होगी। और एक ना एक कहानी, 1 2 कहानी, 4 कहानी सबको याद भी होगी। हम कितनी भी उम्र के होंगे, कोई हम में से 80 वर्ष का हो गया होगा, कोई हमसे भी बड़े होंगे, कोई 70 के हैं, कोई 60 के हैं, कोई 45 के हैं, कोई 40 के होंगे, 50 के होंगे। लेकिन हमारे मानस पटल पर कुछ कहानियां ये अंकित हैं। जब हम अपने पोते के साथ बैठते हैं, अपने नाती पोतों के साथ बैठते हैं, तो मन करता है उनको सुनाने का इन कहानियों को, और हम सुना भी देते हैं सभी। और हमारी पीढ़ी की तो एक खूबी ये भी है कि अगर कहानी याद ना भी हो और हल्की फुल्की भी याद हो, तब उसको जोड़ लेते हैं क्रम को, और उसके क्रम को जोड़ते हुए फिर भी सुना देते हैं और मजा बांध देते हैं। कहानी वह होती है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, कहते ये है, और जो पाठक पर समन्वित प्रभाव डाल सके, उत्पन्न कर सके उस पर समन्वित प्रभाव, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्व हो, उन तत्वों के अलावा कुछ भी न हो, और वह सभी तत्व अपने आप में पूर्ण हो। कहानी तभी तो बनेगी। अन्यथा तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, फिर तो वह है। कई बार हम लोग देख के आते हैं, कई लोग जो पिक्चर देख के आते हैं, साहब इसमें तो कुछ कहानी नहीं थी, इसमें तो कुछ कहानी नहीं थी। क्या कहना चाहता था पिक्चर बनाने वाला, ये समझ ही नहीं आया। अंत तक ये समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता था पिक्चर बनाने वाला। भाई पैसे व्यर्थ हो गए, कह देते हैं ना ऐसा हम कई दफे। और कई दफे हम कहते हैं भाई बहुत बढ़िया कहानी थी, कितना अच्छा इस कहानी ने संदेश दिया, और जोड़ के रखा, पूरे 2 घंटे जोड़े रखा उसने। तो कहानी में घटनाक्रम होता है, प्रारंभ से वह घटनाक्रम चालू होते 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 अंत में आकर के वह अपना प्रभाव छोड़ता है।
घटनाक्रम, वह सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं, इवेंट्स की सीक्वेंस, तत्वों की सीक्वेंस। ये नहीं कि कुछ चीज पहले कुछ चीज बाद में, नहीं। जिस प्रकार से वह चलनी चाहिए सीक्वेंस, वह घटनाक्रम जिस प्रकार से घटित होना चाहिए उसी प्रकार से घटित होते हुए और वह अंत में आकर के एक संदेश दे जाता है। अब कथानक कुछ भी हो सकता है, कथानक अपराध जगत से भी हो सकता है, कथानक किसी भी जगत से, किसी भी विषय पर हो सकता है। वह कथानक न्याय पर हो सकता है, अपराध पर हो सकता है, चरित्र पर हो सकता है, परिवार पर हो सकता है, राष्ट्र पर हो सकता है। तो कथानक कोई भी है, लेकिन कथानक कथा के साथ न्याय करे, यह उस कथानक की खूबी होनी चाहिए। और कथाकार की भी खूबी होनी चाहिए कि जो वह कथा कह रहा है, कथानक और कथा, ये दोनों का आपस में एक ऐसा समन्वय हो जाए कि दर्शक या सुनने वाला उससे प्रभावित हो और उससे कुछ सीख लेकर के जाए। अपने राष्ट्र में छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बात कह देने की बहुत बड़ी खूबी है। ये अपने चिंतन में है इस राष्ट्र के। और हमारी संस्कृति में तो ये एक जबरदस्त खूबी है। हमारे ग्रंथों ने छोटी छोटी बात में इतने बड़े बड़े संदेश दे दिए जो अपने आप में अचूक है, अद्भुत संदेश दे दिए। हम कहते हैं परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है। अब इस एक लाइन पर अगर किसी को कहा जाए कि 2000 शब्द लिखने हैं, तो मैं समझता हूं लिखे जा सकते हैं, ज्यादा भी लिखा जा सकता है इसके। बिन विवेक सत्संग न हुई। अब इस पर ही अगर हम कहें तो बहुत कुछ लिखा जा सकता। अब ये कितना बड़ा संदेश दे रहा है, कितना बड़ा संदेश दे रहा है कहने वाला। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वो जिसे नाम आधार। इतना बड़ा संदेश है, इतनी बड़ी शिक्षा है इसमें, और एक छोटी सी लाइन है बस। ये हमारे चिंतन की भी खूबी है, हमारी संस्कृति की भी खूबी है, हमारी परंपराओं की भी खूबी है, और हमारे ग्रंथों की भी खूबी है कि उन्होंने समाज को छोटी 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 बातों में बहुत बड़े बड़े संदेश दिए। अगर बड़ी बात कहकर के छोटा संदेश दिया जाए तो क्या खूबी है? खूबी तो यही है कि छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े संदेश दे दिए जाए, और ऐसे संदेश दे दिए जाए जो दिल में उतर करके व्यक्ति के प्रभाव डाल दे। यही तो हमारी संस्कृति की, यही तो हमारे चिंतन की खूबी है। इसी में ही हमारा पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ है, छोटी छोटी कहानियां हैं। ये नीति से संबंधित ग्रंथ है। पंचतंत्र की कहानियां, ऐसे फिर और ग्रंथ है हमारे, हितोपदेश की कहानियां हैं, जातक कथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, और इन कथाओं ने मनुष्य के मानस पटल पर अचूक प्रभाव डाला है। जब ये कथाएं छोटी छोटी जो पशु पक्षियों के रूप में, उनके संवाद के रूप में, उनकी मित्रता के रूप में, मनुष्य पशु पक्षी की मित्रता के रूप में जब ये कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो मानस पटल पर अचूक प्रभाव डालती है। जो संस्कार ये देकर के जाती हैं, बाल मन पे जो संस्कार इन कथाओं ने डाला है, वह संस्कार ही उस बाल मन को परिपक्व करता है। कहते हैं हम जो सिखाएंगे बच्चे को, बच्चा वही सीखेगा। अगर गाली देना सिखाओगे तो गाली देना सीखता है बच्चा। उसको राम राम कहना सिखाया जाता है तो बच्चा सुबह उठते अपने आप राम राम कहने लग जाता है। आप उसे गायत्री मंत्र सिखाइए, बच्चा अपने आप गायत्री मंत्र आपको सुनाने लग जाता है।
उसकी इतनी बुद्धि का ईश्वर प्रदत्त उसके अंदर ऐसा गुण होता है जिज्ञासा का बच्चे के अंदर, और सीखने का भाव उसके अंदर हमसे ज्यादा होता है उस बच्चे में। इसलिए ये कहानियां बालपन से, बचपन से सुनाई जाती। बच्चा जब समझने लगे तब उसको सुनाई जाती है ये कहानी। दादा दादी इस प्रकार की कहानियां सुनाते थे, नाना नानी सुनाते थे, मोहल्ले के बुजुर्ग सुनाते थे। आज वो परिपाटियां शने 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 छीण होती जा रही हैं, लेकिन हमें जीवित रखनी चाहिए ये परिपाटियां, ये परंपराएं हमें जीवित रखनी चाहिए। अगर हम अपनी परंपराओं से हट जाएंगे तो अपना तो नुकसान करेंगे ही, आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान करेंगे। हमको हमारे दादा दादी ने, माँ पिता ने कहानियां सुनाई, और वे सब कहानियां शिक्षाप्रद कहानियां होती थी। महापुरुषों की कहानियां सुनाई, श्रवण कुमार की कहानी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की लीला, मोहल्ले का कोई बुजुर्ग खाली हुआ, अरे बच्चों आओ रे बच्चों, आओ रे बच्चों, लेकर के बैठ गया बच्चों। अच्छा चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूं, तो वो उनको कहानी सुनाने लग गया, और बच्चे भी बड़े गौर से सुनते थे कहानियों। और फिर वो बताता था, अच्छा देखो इसमें ये शिक्षा मिली ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, ईमानदारी से रहना चाहिए ना, हमें पढ़ाई करनी चाहिए ना। इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी बच्चों को, और वह शिक्षाएं और वह जो कहानियां सुनाई जाती थी, उनसे ही बच्चे की बचपन तरुणाई की ओर बढ़ता था, तरुणाई से यौवन की ओर बढ़ता था, और यौवन से फिर वह आगे आकर के अपने जीवन को जीता था। कहते हैं यदि आधार कमजोर हो तो भवन की जो निर्माण है वह भी कमजोर रह जाएगा, ये सत्य है। पंचतंत्र की कहानियां हो, हित उपदेश कहानियां हो, जातक कथाएं हो, और जो हमारे महापुरुषों की कहानियां हो, इन सब कहानियों ने बचपन को एक मजबूत आधार देने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार से अपने देश में सुभाषित है। वो सुभाषित भी 2-2 लाइन में, 4-4 लाइन के श्लोक हैं छोटे छोटे, उनसे बहुत बड़े बड़े संदेश, बहुत बड़े बड़े संदेश मिलते हैं। जैसे एक सुभाषित छोटी सी है, अपूज्य यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष मरणम भक्षण भयम। जहां अपूजनियों की पूजा होती हो और पूजनीय न पूजे जाते हों, तो वहां 3 प्रकार के कष्ट हमेशा बने रहेंगे। उनमें दुर्भिक्ष होगा, मरण होगा, और भय तो उस समाज में हमेशा रहेगा ही रहेगा, अभय होगा ही नहीं उसमें। अब इसको अगर आप उतार करके देखिए अपने सामाजिक वातावरण में, तो कई 100 वर्ष पहले की कही हुई ये बात क्या आज भी हमारे परिवेश में सत्य सिद्ध नहीं हो रही है? इसी प्रकार से ये पंचतंत्र की कहानियां जो हैं, ये भी हमारे परिवेश में हमेशा हमेशा उस परिवेश को एक सुशिक्षित करने का, एक प्रभावशाली आयाम देने का प्रयत्न करती रहेंगी, यदि हम इस कहानी की परंपरा को जीवित रखते हैं तो। संस्कृत की नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान कहा जाना चाहिए, तो अतिशयोक्ति नहीं है ये। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है।
पंचतंत्र यानी इसके 5 भाग हैं। जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे, इसके 5 भाग हैं और वे 5 भाग हैं इसके मित्र भेद। मित्रों में मनमुटाव, अलगाव, मित्र भेद के अंतर्गत ये आता है। मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति व लाभ, काकोलुकियम जिसको हम कहते हैं कौवे और उल्लुओं की कथा, लब्ध प्राणाश, हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना, और अप्रेक्षित कारक जिसको परखा ना गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें। ये इसके 5 भेद हैं, 5 तंत्र हैं इसके, इन कहानियों के। मनोविज्ञान, व्यवहारिकता, राजकाज के सिद्धांतों से ये परिचित कराती हैं हम सबको और बड़े रोचक तरीके से विषय को रखती हैं, सीख और शिक्षा देकर के समाप्त होती है। ये हर समय जब भी इनको सुन लो आप, ये जीवंत लगेंगी। आप, इनकी खूबी है ये कि आपको जीवंत लगेंगी और लोक व्यवहार को सिखाने के लिए इससे अच्छा अनुपम उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है। लोक व्यवहार जिसको हम संक्षेप में एक अंग्रेजी में ये कहते हैं डिप्लोमेसी, व्यवहार चातुर्य। व्यवहार चातुर्य को तो सिखाने में इन कहानियों का बहुत बड़ा अद्भुत योगदान। जब आप इनको सुनते हैं तो आपको निश्चित रूप से समझ आएगा कि वास्तव में व्यवहार चातुर्य है क्या। अब ये तो एक कला है, व्यवहार चातुर्य एक कला है अपने आप, लेकिन उस कला को सिखाने में इन कहानियों का, पंचतंत्र की कहानियों का बहुत उत्कृष्ट योगदान रहा है। जिस बच्चे ने ये कहानियां ध्यान से सुन ली, धीरे 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 बड़ा होते 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 वह बच्चा इन कहानियों की सीख से ही पूरी डिप्लोमेसी सीख जाता है। और ये डिप्लोमेसी सीखना कोई गलत बात नहीं है। जो आज का जैसा युग चल रहा है, और इस युग में तो ये डिप्लोमेसी सबको आनी भी चाहिए, व्यवहार चातुर्य होना भी चाहिए। चतुर होना, चालाक होना, कनिंग होना, ये एक अलग चीज है, लेकिन सरल, मृदभाषी, सादगी, शालीनता, इनमें भी तो व्यवहार चातुर्य की आवश्यकता है। कहां पर कैसी बात कहनी है, कहां नहीं कहनी है, ये भी तो व्यवहार चातुर्य के अंतर्गत ही आता है। अब कहीं शादी में जाकर के कोई व्यक्ति एकदम से मरने वाली बात थोड़ी कह देगा, पिटेगा ही ना वो उससे। अगर वहां पर वो बात कह देगा तो फिर उसको लोग कहेंगे भाई तुम क्यों ये अशुभ काम में अशुभ बात बोल रहे हो। तो शुभ में शुभ, अशुभ में अशुभ। ये व्यवहार चातुर्य व्यक्ति को सीखना चाहिए, और जिसमें आ जाता है ये, उसमें एक गुण अच्छा जुड़ जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चतुर बन जाओ, चालाक बन जाओ, सब पूरी चालाकी का ठीकरा आप ही ले लो, अच्छी बात नहीं है वो। लेकिन अपने अंदर सारे गुणों का समावेश रहते हुए व्यवहार चातुर्य तो व्यक्ति को होना चाहिए। ये बात इन कहानियों से ही हमको पता लगती है। अब इन कहानियों के रचना कब हुई, इसके ऊपर मतभेद है। कोई इसको ईसा से 3वीं शताब्दी पूर्व में बताते हैं, कुछ 3वीं शताब्दी ईसा के बाद की बताते हैं कि इनकी रचना तब हुई। उस पे हम ज्यादा वो नहीं जाएंगे, क्योंकि रचना तो हुई है इन कहानियों की, और ये भी सत्य है कि इन कहानियों की रचना लगभग आज से
कई सौ वर्ष पूर्व हुई है। मूर्खों को, जो राजघराने के ऐसे राजकुमार होते थे जिन राजकुमारों के पास बुद्धि कौशल की कमी होती थी, उनकी जिम्मेवारी पंडित विष्णु शर्मा जी को जब दी गई, तो इन्हीं कहानियों से पंडित विष्णु शर्मा जी ने उन राजकुमारों को बुद्धि कौशल में प्रांगत कर दिया। ये इन कहानियों की खूबी रही। इनके माध्यम से ही उन्होंने बुद्धि कौशल उन राजकुमारों में भर दिया। एक अंग्रेज विद्वान हुआ डॉक्टर विटर। डॉक्टर विटर से किसी ने पूछा कि आपकी राय में भारतवर्ष की संसार को मौलिक देन क्या है? एक प्रश्न किया किसी ने डॉक्टर विटर से। तो डॉक्टर विटर ने उसका उत्तर दिया, केवल एक पुस्तक जिसका नाम मैं डंके की चोट पर ले सकता हूं, पशु पक्षियों पर आधारित अद्भुत शैली में रची गई कथा साहित्य की पुस्तक पंचतंत्र, वह भारतवर्ष की विश्व को दी गई एक अमूल्य देन है। यहां से आप इसका महत्व समझ लीजिए कि पंचतंत्र का क्या महत्व है। कहते हैं कि ईरान के एक वैद्य को ये पता लगा कि भारत में ऐसी संजीवनी है जो संजीवनी मूर्ख व्यक्ति को नीति निपुण बना सकती है। तो वह ईरानी वैद्य भारत में आया और घूमने लगा, उसकी खोज करने लगा संजीवनी की, लेकिन वो संजीवनी उसको नहीं मिली। तब उसने एक भारतीय विद्वान से पूछा कि भाई, मैंने सुना था कि भारतवर्ष में ऐसी संजीवनी है जो मूर्ख को भी बुद्धिमान बना सकती है, और मैं एक वैद्य हूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह संजीवनी है क्या भारतवर्ष की? तो मित्रों, उस व्यक्ति ने उस ईरान के वैद्य को यह उत्तर दिया कि वैद्य जी, यूं तो भारतवर्ष में एक संजीवनी नहीं, संजीवनियों का पहाड़ है, परंतु मूर्ख को बुद्धिमान बना देने वाली संजीवनी आपको चाहिए तो आप ये पंचतंत्र, यह ग्रंथ ले लीजिए। यह ग्रंथ, इसमें दी गई ये कहानियां निश्चित रूप से मूर्खों को बुद्धिमान बना सकती। वह राजवैद्य ईरान का जो था, उसने वह पुस्तक ली और लेने के बाद उसने उसे पढ़ा, अपनी भाषा में अनुवाद किया उस पुस्तक का। और मित्रों, सच बात यह है कि विश्व की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद न हो चुका। समस्त भाषाओं में इन कहानियों का अनुवाद हो चुका है। इतनी महत्वपूर्ण है ये कहानियां। अब मैंने इसके 5 तंत्र बताए, मैं आपको कहानियां, 5 कहानियां भी सुनाऊंगा। 5 इसके तंत्र बताए। मित्र भेद। मित्र भेद, धैर्य से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकता है। प्रारब्ध के बिगड़ जाने पर भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याज्याय न धैर्य विदुरे अपि काले धैर्यात् कदाचित गतिमा प्रभुतास। के प्रारब्ध के बिगड़ जाने पर भी
धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। धैर्य का, अगर धैर्यवान अपने धैर्य को बनाए रखेगा व्यक्ति, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी लड़ सकता है। वो धीरशील पुरुष ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। धैर्यवान ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच पाते हैं। यह इन कहानियों में ही है। मित्र संप्राप्ति, इस तंत्र में मित्र की प्राप्ति से कितना सुख एवं आनंद प्राप्त होता है वह हमें पता लगता है। कपोतराज चित्रग्रीव की कथा के माध्यम से इसमें बताया गया है कि कैसे मित्र अपने मित्र को कठिन परिस्थितियों से उभार लेता है। विपत्ति में मित्र ही तो सहायता करता है व्यक्ति की। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे मित्र बनाने चाहिए, उपयोगी मित्र बनाने चाहिए। मित्रता व्यक्ति का गहना है। अंग्रेजी की एक कहावत है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी विच ही इज हैविंग। आपने कैसे मित्र बना रखे, आपका चरित्र बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। कोई कितना भी कहता रहे कि वह जुआ नहीं खेलता, वह जुआ नहीं खेलता, लेकिन यदि वो रात दिन जुआरियों में बैठा हुआ नजर आता, जुआरी उसके मित्र हैं, तो यकीन मानना वह जुआरी ही कहा जाएगा। कोई कितना भी कहता रहे कि वह शराब नहीं पीता, शराब नहीं पीता, शराब नहीं पीता, रात दिन अपने मित्रों के साथ मैखाने में खड़ा नजर आता है, तो किसी के पास भी ये मानने का आधार नहीं होगा कि वह शराब नहीं पीता। सब यही कहेंगे कि वह भी शराबी है। अच्छे मित्र बनाए जाने चाहिए। ये बच्चे को, बाल मन को शुरू से बताया जाना चाहिए। और यह हम सबको जीवन के हर परिस्थिति में याद रखना चाहिए कि मित्रता मनुष्य का गहना है। यदि हमारे पास चुनिंदा अच्छे मित्र हैं, बहुत सारे मित्र नहीं हो, चुनिंदा अच्छे मित्र हैं, तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसी भी परिस्थिति के अंदर उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं मित्रों के सहयोग से। इसलिए मित्र अच्छे हों, उपयोगी मित्र हों, और ऐसे मित्र हों जो आपके सुख में प्रसन्न होते हों, आपके दुख में दुखी होते हों, जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ ना छोड़े और हमेशा आपको धैर्य, शौर्य, साहस, उत्साह, इन गुणों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते रहे। ऐसे मित्रों, ये जो मित्र संप्राप्ति तंत्र है पंचतंत्र का, यह उसमें बताया गया है। काकोलुक्य जो है उसमें स्वार्थ सिद्धि के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये शत्रु को भी कभी कभी मित्र बना लेना चाहिए। यहां पर आती है जो डिप्लोमेसी की बात कही गई है। राजकाज के भी संबंधित हैं ये कथाएं, और राजकाज को, राजकुमारों को किस प्रकार से आगे चलकर एक अच्छा राजा बनना है, यहां पर यह चीज बताई गई है कि कभी कभी शत्रु को भी मित्र बना लो और बाद में कैसे उसको आपने हटाना है रास्ते से, यह भी सीख लो। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है रामचरितमानस में कि अपने लाभ के लिए लोग रेशम के कीड़े को भी पालते हैं। वह रेशम का कीड़ा जिसमें बहुत बदबू होती है, लेकिन उसे भी लोग पाल लेते हैं।
तो ये कहा गया कि आपको किस प्रकार से शत्रु को मित्र बनाना। अब दो चीज आ गई इसमें, शत्रु को मित्र बनाना, और अगर वह मित्र बन जाए तो उसके साथ मित्रता का निर्वाह करना, और शत्रु को मित्र बनाना, और अगर वह मित्र नहीं बन रहा है, मित्र बनाओ उसको, शत्रु को, और फिर कैसे अपने राज्य से उसको बेदखल करके उसको हटा देना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य अच्छा होना चाहिए उसको। यहां एक विशेष बात यह है कि लक्ष्य आपका सही हो, धर्म के अनुकूल हो आपका लक्ष्य। यह भी इन कथाओं में बताया गया है। इसके बाद लब्ध प्राणाश, इनमें बताया गया कि कैसे व्यक्ति को अभिष्ट की प्राप्ति होते होते रह जाती है, और व्यक्ति को अभिष्ट की प्राप्ति न होने पर क्यों कष्ट होता है। जैसे आपने इसमें, हमने बचपन में सबने बंदर और मगरमच्छ की कथा सुनी है कि वह बंदर जो था उसका जामुन के मीठे मीठे फल खाता था वो, तो मगरमच्छ की घरवाली ने उसको कहा कि उसको ले आओ तुम, उसका तो दिल बड़ा मीठा होगा है? और बंदर कैसे अपने बुद्धि चातुर्य से निकल करके वापिस आ जाता है और उसका अभिष्ट पूरा नहीं होता है मगरमच्छ का। ये लब्ध प्राणाश्य बताया गया है। और अप्रेक्षित कारक विचार पूर्वक सुपरीक्षित कार्य करना चाहिए, बिना अच्छी तरह विचार किए एवं भली भांति देखे बिना, गुण दोष परखे बिना किसी कार्य को करने वाला सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जैसे अभी मैं आपको कथा सुनाऊंगा ब्राह्मण पत्नी और नेवले की, उससे आपको ये पता लगेगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो ये जो पंचतंत्र है ये नीति शास्त्र है, नीति का ग्रंथ है। ये नीति का क्या अर्थ है, संक्षेप में बता रहा हूं। जीवन में बुद्धिमता से व्यवहार करना, यह नीति है। केवल चतुरता अथवा धूर्तता नहीं। नैतिक जीवन वह जीवन है जिसमें सर्वांगीण विकास के साथ ऐसे जीवन की प्राप्ति हो जिसमें आत्मरक्षा, धन, समृद्धि, सत्कर्म, मित्रता, विद्या ये सब प्राप्त हो, और ऐसा समन्वय हो कि मनुष्य को आनंद की प्राप्ति हो। इसी को हम कहते हैं नीतिगत जीवन। और नीति क्या है यह मैंने आपको बताया। नीतिगत जीवन कैसे बनता है, नीति से वह बताया। अब नीति अच्छी भी होती है, बुरी नीति भी होती है। हमें बुरी नीतियों से अपने को बचा करके अपने जीवन में यदि आनंद की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन में समन्वित विकास को करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो हमें हमेशा ऐसी नीतियां अपनानी पड़ेंगी जो नीतियां हमें इन आत्मरक्षा, धन, समृद्धि, सत्कर्म, मित्रता, विद्या ऐसी चीजों की प्राप्ति। अब कोई कह सकता है कि साहब आपने धन कह दिया, धन तो बतेरे तरीकों से कमाया जा सकता है, उसमें तो बहुत, लेकिन भारतीय अध्यात्म हमेशा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करता है। ये याद रखिएगा, धर्म सबसे पहले लिया गया है भारतीय अध्यात्म में। इसलिए जो कुछ भी यहाँ पे कहा जा रहा है उसमें धर्म को और जोड़ लीजिएगा। धर्म पूरक नीति हो, धर्म पूरक जीवन हो, यही इन कथाओं में आपको बताया जाता है। कोई भी इसका गलत मतलब न लेवे कि साहब धन की बात है तो धन तो किसी भी प्रकार से कमाओ, फिर तो आप कह रहे हो कि धन कमाओ, धन अच्छी बात है। नहीं, धन धार्मिक तरीके से ही कमाना चाहिए। जैसा कि ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक हम आपको कई दफे बता चुके हैं, वह कहता है कि जितने धन की आपको आवश्यकता है केवल वही धन, और वह धन भी आपको अच्छे सत प्रयासों से कमाया हुआ धन
जैसा अन्न वैसा मन। अगर सत प्रयासों से कमाया हुआ धन नहीं है और उस धन से खरीदा हुआ अन्न वह हम खाते हैं, उसी प्रकार से हमारा मन बनता है। मित्रों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर हम ये सिद्ध कर दिए हैं, जितना भी हमारा मनोविज्ञान है वे सिद्ध कर दिए है कि जो बाल सुलभ मन पर अंकित संस्कार होते हैं वह जीवन पर्यंत रहते हैं। इसलिए बच्चों को यह नीति कथाएं, चाहे वो पंचतंत्र की कहानियां हों, चाहे वो हित उपदेश की कहानियां हैं, चाहे वो जातक कथाएं हैं, चाहे वे सुभाषित हैं, चाहे महापुरुषों की कहानियां हैं, इसीलिए सुनाई जाती रहनी चाहिए कि उनके मन पर जो संस्कार बने वे अचूक संस्कार हों, अमिट संस्कार हों, ऐसे संस्कारों का निर्माण हो कि वह बच्चा राष्ट्र का एक सफल नागरिक हो, वह बच्चा राष्ट्र का चरित्रवान नागरिक हो। अगर सारे लोग इस चीज को सोच करके इन्हीं कथाओं से अपने जीवन को ढालेंगे तो एक निश्चित रूप से समृद्ध राष्ट्र की नींव पड़ेगी। राष्ट्र हमारा फिर से जिस राष्ट्र की हमने कभी कल्पना अपने धर्म शास्त्रों में करी है वह राष्ट्र हम होते हुए देखेंगे। इसको हम समझ लेंगे अपने तरीके से। आइए, क्योंकि बहुत समय कम है, छोटी छोटी कथाएं लेते हैं। एक कथा है, आप सबने सुनी हुई है। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी। उनका घर में एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र के पैदा होने पर बहुत खुशियां मनाई गई। अब जब वह पुत्र पैदा हुआ, उसी दिन जिस दिन वह पुत्र पैदा हुआ था, उसी दिन उनके घर में एक नेवले का जोड़ा रहता था। उस नेवले के जोड़े ने भी बच्चा उसको भी प्राप्त हुआ। धीरे धीरे नेवले का बच्चा भी बढ़ता, ब्राह्मण का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर के जा रहे थे कहीं। कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे बैठे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को ये कहा कि तुम इस बच्चे को देखते रहना, मैं जरा जाकर के कुछ पानी की व्यवस्था करती हूं। अब ब्राह्मण जो था उसके साथ वह नेवले का बच्चा भी था, उनके साथ वो भी चल रहा था उनके साथ। वह नेवले का बच्चा भी बड़ा हो गया था, तो उसको ये था कि साहब ये नेवले का बच्चा भी है और ये मेरा बेटा भी है, मैं दोनों हैं और कोई ऐसी चिंता का विषय तो है नहीं है। ऊपर पेड़ है, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं भी थोड़ा सा जाकर के भिक्षा के लिए कुछ ले आऊं और ये ब्राह्मणी इधर से पानी ले आएगी, कुछ खा लिए। अब इतने में ये तो ब्राह्मण भी चला जाता है और उसके बाद जो है एक सांप आ जाता है। और वह सांप आकर के जब ब्राह्मण के बच्चे की तरफ बढ़ रहा है तो नेवला जो था वो देख रहा था कि सांप आ रहा है। उसने उस बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने सांप के साथ युद्ध ठान लिया और सांप को मार दिया उसने। लेकिन नेवले के मुंह पे खून लग गया था। जो सांप को उसने मारा तो उसके मुंह पे वह कुछ खून के दाग लगे थे, उसका मुंह लाल सा हो रहा था। वह उधर की तरफ बढ़ा जिधर से ब्राह्मणी आ रही। ब्राह्मणी ने देखा कि इस नेवले ने मुंह पर खून लगा हुआ है इसको, तो उसने बिना सोचे विचारे ये अपने दिमाग में धारणा बना ली कि इसने तो मेरे बच्चे को। उसके बाद जो मटका था, जिस मटके में वो पानी ला रही थी, आओ देखा ना ताव, उसने मटका उस नेवले के बच्चे के ऊपर फेंक दिया। उससे उसका वह बच्चा मर गया। नेवले का अंत हो गया। ब्राह्मणी आगे गई उस पेड़ के नीचे, तो वहां जाकर के जब उसने देखा, अरे तो सांप था और सांप के तो नेवले ने टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं, तो मर गया सांप। उसको बड़ा दुख हुआ और उसको ये हुआ कि मैंने बेवजह बिना सोचे विचारे मैंने उस नेवले का अंत कर दिया, जिस नेवले ने
मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा करिए। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिली कि हमें सोच विचार करके, सोचना तो चाहिए, अपने विवेक का तो उपयोग करना चाहिए। एकदम से धारणा बना लेना कि ऐसा ही हुआ होगा, तो बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए। ये इससे हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो, ये तो मनुष्य गलतियों का पुतला कहा जाता है। तो ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और जब ये चीज हम याद करते हैं तो हमें याद कर लेना चाहिए नेवले और इस सांप के बच्चे, इस सांप की कहानी को, ब्राह्मणी का बेटा और नेवला, इसकी कहानी को हमें याद कर लेना चाहिए। ऐसी एक कहानी है छोटी सी, बंदर और लकड़ी का खूंटा। ये भी हम सबने सुनी हुई, हम सबने सुनी हुई है। मैंने तो कहा ना कि हम थोड़ा सा अपने बचपन की ओर लौट के चले। एक बंदर था, लकड़हारे काम कर रहे थे, वो लकड़ी को चीर रहे थे बीच में से। जैसे लकड़हारा काम कर रहा है, वह लकड़ी के फट्टे को चीर रहा है, तैसे ही कुछ देर में घंटी बजी, खाने का अवकाश हो गया। लकड़हारा उसमें एक खूंटा ठूक करके, जहां तक उसने उसको चीरा था उसके वहां तक एक खूंटा ठूक दिया उसने, और खूंटा ठोक करके वह खाना खाने चला गया। अब एक बंदर शैतान होते ही वह देख रहा था, वह आकर के वहां बैठ गया और उसको ये था कि ये खूंटा क्या है, और उस खूंटे को लगा खींचने। जो उसकी पूंछ थी, जो लकड़ी का चिरा हुआ भाग था, पूंछ तो उसमें आ गई उसकी, और वह बैठा हुआ उस खूंटे को हिला रहा है, और खूंटा हिलाते हिलाते वह जोर जोर से उसे खींचने लगे। तो जब हिलाता है कोई भी व्यक्ति किसी चीज को, धीरे धीरे वो निकलने को हो जाती है। अचानक से वो खूंटा उसका निकल गया और बंदर की पूंछ उसके जो चीरा हुआ हिस्सा था उसमें तो पड़ी हुई थी। खूंटा निकलते ही वो दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए, और जुड़ते ही उसकी पूंछ उसमें फंस गई। थोड़ी देर बाद जब बंदर ने खूब हल्ला मचाया, लकड़हारे आए, उन्होंने उसको निकाला, तो उसकी क्या हालत थी कि उसकी पूंछ तो कट करके उसी में रह गई थी, और बंदर जो था बिना पूंछ के उसको निकल रहना पड़ा फिर। तो इसमें क्या है कि जिस काम से कोई अर्थ ना सिद्ध होता हो उसे हमें नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से हमारी जान पर भी बन सकती है। ऐसी शिक्षा इससे मिल सकती है। इसके बाद आइए चलते हैं वो कहानी जो 3 शिक्षाएं दे रही है, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बंदर और मगरमच्छ में बहुत दोस्ती। बंदर तो पेड़ पे रहता था, क्योंकि बंदर पानी में तो रहेगा नहीं। मगरमच्छ पानी में रहता था। बंदर और मगरमच्छ की बहुत दोस्ती थी। बंदर जामुन का पेड़ था, उस पे जामुन बड़े मीठे मीठे आते थे। बंदर उन जामुनों को खाता था। कुछ जामुन अपने दोस्त के लिए नीचे फेंक देता था, मगरमच्छ के लिए। मगरमच्छ उन जामुनों को खाता था। उनमें से कुछ जामुन वो अपनी पत्नी के लिए ले जाता था। वह जाकर के अपनी पत्नी को जामुन देता था। उसकी पत्नी को भी वह जामुन बड़े अच्छे लगते थे, बड़े मीठे मीठे जामुन थे। ऐसा क्रम उनका रोज का था। बंदर जामुन खावे, कुछ जामुन अपने दोस्त के लिए नीचे फेंक दे, उनमें से कुछ वह खा ले वे दोस्त उसका, कुछ अपनी पत्नी के लिए ले जाए। एक दिन उसकी पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, सुनो जी, ये जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हें ये अच्छे अच्छे जामुन देता है, ये तो रोज जामुन खाता और दिन भर खाता रहता होगा। हाँ, तो जामुन के पेड़ पे रहता। मगरमच्छ ने उसको जवाब दिया, वो तो जामुन के पेड़ पे रहता, तो खाता ही है जामुन। तो सुनो जी, उसका तो जो होगा दिल तो बड़ा मीठा होगा, और मुझे तो ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं उसका दिल खा लूं।
मगरमच्छ ने कहा, अरे तू क्या गलत सोच रही है, मैं मेरा दोस्त है। नहीं, वो जो उसकी पत्नी थी उसे जिद आ गई कि मुझे तो उसका दिल खाना ही, कलेजा खाना है उसका मुझे। तो उसने मगरमच्छ को मजबूर कर दिया और मगरमच्छ दूसरे दिन सुबह जब बाहर गया तो उसका मित्र मिला, दोनों में अभिवादन हुआ। मगरमच्छ ने कहा, मित्र, आज तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी ने कुछ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, उसकी बड़ी इच्छा है कि तुम साथ चलो और मेरे घर चलो। अब बंदर को तो ये था कि ये मेरा मित्र है और बहुत पुरानी मित्रता हो गई है हमारी, तो उसने भी उसके लिए अपनी सहमति दे दी कि हाँ चलो। तो वह बंदर उसकी पीठ पे सवार और मगरमच्छ उसे लेकर के जाने लगा। रास्ते में मगरमच्छ ने उसको कहा, मित्र, मेरी पत्नी जो है उसको ये ऐसा लग रहा है कि तुम इतने अच्छे अच्छे बेर, रोज मीठे मीठे बेर खाते हो, तो तुम्हारा जो कलेजा, हृदय वगैरह ये हैं तो बड़े मीठे हो गए होंगे, और उसे तो मीठा बहुत प्यारा है। ओहो, अब बंदर को समझ में आया कि ये मुझे कहाँ लेकर के जा। तो बंदर ने कहा कि मित्र, तुम मुझे ले तो जा रहे हो, पर मैं अपना वह दिल तो जो है पेड़ पर ही छोड़ आया। मुझे कोई दुख नहीं होगा, अगर भाभी को मेरा दिल खाने से अच्छा लगेगा तो मुझे दुख नहीं होगा, परंतु चलो मित्र, मैं जाकर के उसको पेड़ से ले तो आऊं। हाँ, मगरमच्छ को भी लगा कि हाँ ठीक है। तो मगरमच्छ उसे वापस ले आया और जैसे ही किनारे पर आया तो बंदर एकदम से कूद करके अपने पेड़ पे चढ़कर कहने लगा, तू वापस जा, मैं नहीं आता नीचे। हैं, जान बची तो लाखों पाए, हैं, तू तो जा, तू तो मुझे, तेरी तो घरवाली मेरे को खा जाती है, और तू मेरा कैसा मित्र है, तू तो मुझे अपनी पत्नी का आहार बनवाने के लिए ले जा रहा। तो मित्रों, इस कहानी से कितनी चीज समझ आई? मुसीबत में धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने दिमाग का प्रयोग करते रहो, मुसीबत से निकलने का रास्ता निकल आएगा। अनजान से दोस्ती सोच समझकर करो। और तीसरी बात, मित्रता का सम्मान करो, मित्रता में धोखा नहीं होना चाहिए, मित्रता में धोखा नहीं होना चाहिए। समय लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मेरा मन था कुछ और कहानियां सुनाने का, लेकिन चूंकि समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, सुना दीजिए विनय जी, 2-3 कहानी और सुना दीजिए। नहीं, आप देख लीजिए 1852 हो गए हैं, है ना, तो जो नीति है उसके अनुसार ही रहना चाहिए। तो इसलिए जो है कहानियां तो ये बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, हम सबने सुनी हुई हैं, ये कहानियां भी सबने सुनी हुई हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, मेरा कहने का भाव सिर्फ ये है कि मैं चूंकि समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं, बंधुओं, ये किताब है पूरी, कई इसके खंड हैं, इनको लेकर के अपने घर में जो छोटे बच्चे हों उनको सुनाना प्रारंभ करिए। एक पत्रिका हमारे टाइम में आया करती थी, आजकल आती है कि नहीं आती मुझे पता नहीं है, चंपक। उस पत्रिका में ये कहानियां खूब आती थी। ऐसे एक पत्रिका आती थी चंदा मामा, उसके अंदर थोड़ी बड़ी कहानियां आती थी, लेकिन चंपक में छोटे बच्चों के लिए जो उनके मानस पटल पर संस्कारों का प्रभाव डाल दें, ऐसी कहानियां आती थी। हम कहीं से भी इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, पंचतंत्र की कहानियां, ये पुस्तक मिल जाएगी, और कई भाग में है ये, बड़ा खंड मिल जाए तो बड़ा खंड ले लीजिए, अन्यथा इसके छोटे छोटे खंड मिलते हैं, और वह लेकर के हम अपने घर में बच्चों को सुनाना प्रारंभ करें। याद रखिएगा, अपनी परंपराओं को हमें जीवित रखना चाहिए। हम जो खेल पहले खेला करते थे, उन खेलों में भी संदेश होता था, कहीं एकता का संदेश होता था, कहीं अखंडता का संदेश होता था। उन खेलों में मिलजुल करके
सौहार्द का, सदाचार का, सहकार का संदेश होता, वो सब खेल हमारे बंद हो गए। हमने वो कहानियों की परंपरा भी बंद करने के तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं आज सिर्फ इस विषय को इसलिए ही लिया है कि मैं एक संदेश ये देना चाहता हूं कि हमें इन परंपराओं को, जो हमारी विरासत परंपराएं हैं, इन्हें जीवित रखना चाहिए। हम अपने बच्चों को उन परंपराओं से अवगत कराएं, इन कहानियों को सुनाएं अपने बच्चों को। हमें जो दादा दादी का भाव है, उस दादा दादी के भाव के अनुरूप, माता पिता के भाव के अनुरूप हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, संस्कारवान पीढ़ियों को गढ़ें। जब हम ये बात कहते हैं कि संस्कारवान पीढ़ियों को गढ़ें, तो संस्कारवान पीढ़ियां तभी गढ़ सकते हैं आप, जब संस्कार देना प्रारंभ करें। सुसंस्कारों से संपन्न पीढ़ियां राष्ट्र की धरोहर बनेगी, परिवार की धरोहर बनेगी। और यदि संस्कार हम नहीं देते हैं, तो यह दुख, यह कष्ट हमें होगा कि हम अपने सामने अपनी पीढ़ियों को बर्बाद होते हुए देखेंगे, बर्बाद होते हुए देखेंगे। इसलिए पुनः निवेदन कर रहा हूं कि हम अपने बच्चों को इन कथाओं को सुनाएं, अपने बच्चों को हितोपदेश की कथाएं सुनाएं। जातक कथाएं थोड़ी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, थोड़ी उनके अंदर गहनता ज्यादा है। क्यों, बुद्ध के और उनके जो भिक्षुक थे, उनकी कथाएं हैं, वो उन्होंने जिस प्रकार से वो कथाएं कही हैं, वो कथाएं हैं, वो थोड़ी गहन है, लेकिन वो तरुणों बच्चों को सुनाई जा सकती हैं। जातक तरुणों के लिए बहुत उपयोगी हैं। हितोपदेश की कथाएं भी तरुणों के लिए बहुत उपयोगी हैं। पंचतंत्र की कहानियां हम 3 साल से 4 साल की उम्र के बच्चों से लेकर के बड़ों तक को सुना सकते हैं, क्योंकि ये कहानियां हर एक को कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई शिक्षा दे रही हैं। इसलिए आपसे निवेदन किया है, यदि मेरी कोई गलती हुई हो, मैं क्षमा चाहूंगा। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनय कक्कड़ जी का। जैसा मैं पहले से कहता आया, विश्वास था मुझे, प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली शैली, और अपनी बात जो कहना चाहते हैं उसको प्रभाव छोड़ते हुए उन्होंने कहा। मैं बहुत आभारी हूं, बल्कि हम सब आभारी होंगे इस बात के कि आज पंचतंत्र के बारे में एक उत्कंठा उन्होंने सबकी जागृत की, उसकी उपयोगिता बताई, और हमारे सामने ये रखा जिस चीज को हम जानते हैं और भारत की धरोहर के रूप में जो मौजूद है, उसको हमको बताना चाहिए। अब मैं इसमें 2-3 मिनट जरूर लूंगा आपके, अपनी बात रखूंगा, बात भी कहूं। सरल है कहानियां जो हमने सुनी, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि उसमें जो बात कहना चाहते हैं वो बहुत गंभीर है। जो शास्त्र है, यदि आपको हूबहू पढ़ेंगे, मैंने चूंकि पढ़ा है उसको, पूरे शास्त्र को ही पढ़ा है, संस्कृत में भी पढ़ा है, इसमें 1000 करीब श्लोक हैं, गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो जब मैं कभी मौका मिलेगा, मुझे अरविंद जी की आज्ञा होगी, आप लोगों की आज्ञा होगी, तो जो बात कही कक्कड़ साहब ने कि कथाओं को जानना चाहिए, इसमें 70 करीब कथाएं हैं, धारावाहिक के रूप में हैं। जैसे उन्होंने कहा कि स नूनम निधनम याति कीलोत्पाटी वानरः, तो बताते हैं गुरुजी कि भाई वो बंदर था, वो मर जाएगा, मर गया, जैसे उनका भाई कथा सुनाओ, तो जैसे एक बात कहते हैं और दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। है क्या, जैसा बताया कि अमर शक्ति नाम का ये राजा था, उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। जब वो, उसके लिए 2 शब्द का प्रयोग हुआ वहां पर कि वो थे शास्त्र विमुखा विवेक रहिता, शास्त्र से विमुख थे और विवेक रहित थे। तो चलो विष्णु शर्मा जी को बुलाया गया, तो उन्होंने क्या कहा, बस संक्षेप में ही बात कहकर मैं अपनी बात आगे करूंगा। जो बात मुख्य है, उन्होंने ये प्रतिज्ञा है इस शास्त्र में कि अधीते य इदम शास्त्रम नीति शास्त्रम शृणोति च,
जो इस शास्त्र को पढ़ता है और नीति शास्त्र को सुनता है, न पराभम आपनोति, वह पराजित नहीं होता, शक्रादपि कदाचन, इंद्र से भी पराजित नहीं होता। मुख्य बात मेरा कहने का, ये मुख्य रूप से नीति शास्त्र है और इस नीति शास्त्र में इतनी गहन बातें हैं, जब वो कभी सामने आएंगी आपके 70 कथाएं हैं, हमें 2-4 कथाओं का या 5 कथाओं या 10 कथाएं हमने सुनी होगी, तो बहुत सी कथाएं ऐसी हैं और बहुत सी बातें उनमें ऐसी हैं। जब वो कोई भी कथानक चलाते हैं, चाहे कौवे उल्लू का हो, अपरीक्षित कारक का कोई मामला हो, लब्ध प्रणाश हो, मित्र भेद हो या मित्र संप्राप्ति हो, बहुत ही गहन, बच्चों को तो इसलिए समझ में आती है कि जानवर लिए उन्होंने, इसलिए बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं कि गीदड़ की कहानी है भाई, शेर की कहानी है भाई, इसके खरगोश की कहानी है, लेकिन उसके पीछे जो अर्थ शास्त्र में कहा गया है वह हम सब लोगों को जानना चाहिए। हम सब लोग प्रौढ़ लोग हैं और जो तरुण लोग हैं, क्योंकि इसको बताया ही नहीं गया, ये कहानियों के रूप में कभी सुना सुनाया और वो भी अनसुना हो गया। बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात जो हमारे कक्कड़ साहब ने की, मुझे बहुत पसंद आई, वो है समृद्ध राष्ट्र। यदि हमारा तरुण, यदि हमारा युवा, यदि हम लोग नीति शास्त्र में पारंगित होंगे तो हम अच्छे और बुरे का विवेक सहित करते हुए राष्ट्र को जरूर ही अच्छा योगदान देंगे, समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे। इस ग्रंथ को यदि जब मैं कभी भी रखूंगा अनुमति से आपकी, तो सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है। उस समय क्या सामाजिक स्थिति थी, आपको ताज्जुब होगा कि एक कहानी में 7 मंजिल के भवन तक का वर्णन है, इसके अंदर एक विमान तक का वर्णन है उसमें बनाने का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सामाजिक स्थिति स्त्रियों की कैसी थी, पुरुषों की कैसी थी, कैसे नीचे के लोग होते थे, ऊपर के होते थे, बहुत ही आनंददायक स्थिति है इसमें। और एक बात, परंपराओं की बात भी कही। परंपराओं का अर्थ यह है कि हमारे पास इतना प्रौढ़ जब ज्ञान है तो पता लगना चाहिए। जो बात हमारे विनय कक्कड़ जी ने छोड़ दी, कहा संदेश के रूप में छोड़ा कि जानना चाहिए, तो इस कथाओं में क्या है, यदि अरविंद शर्मा जी कहेंगे और आप लोग चाहेंगे तो मैं इसको एक धारावाहिक के रूप में हूबहू शास्त्र में जो लिखा है वो भी हिंदी में और संस्कृत में बताने का प्रयास कर सकता हूं, जिससे कि आप लोग ये जान जाएं कि 70 कथाएं कौन सी हैं, 1-2 कथाएं नहीं हैं। और कुछ कठिन तो उसमें सरल भाषा में बना के मैं प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आज विनय कक्कड़ जी का बहुत पुनः आभार करता हूं। एक ऐसे विषय को उठाया उन्होंने जिसे हम लोग अपना इतना समृद्ध होते हुए भी भूल जाते हैं और उसको एक उपेक्षित सा कर देते हैं, बच्चों को प्रयास ही नहीं करते। तो पहले हमें जानना चाहिए, फिर हम बच्चों को बताएंगे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, आइए तो आज का विचार के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। आज के विचार के अंदर भी हम लोग, जैसा कि आपने कहा, तो ऊंट और गधे का ले लेते हैं संवाद। ऊंट और गधे का। किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, किसी ने किसी से पूछा कहाँ रहते हो, उसने जवाब दिया अपनी औकात में रहता हूं। अब क्या हुआ, गधा और ऊंट जा रहे थे, नाला आया, ऊंट जो था नाले को पार कर गया। उसने अपने मित्र से कहा, गधे से, प्रिय मित्र आओ नाले को पार कर लो। गधा इंटेलिजेंट था, बोले सर आप ठीक कह रहे हैं, आपके पेट से पेट भर पानी उतरा है, मेरे सर से उतर जाएगा। तो हमें हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए ताकि हम लोग कोशिश करें। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करके अपनी को कर सकते हैं। सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि ब्रह्मांड तक हमारी आवाज पहुंचे। शांति शांति।
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः